हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा और उम्मीद मेरे दोस्त बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी सीनेट 2027 वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए 30 मिनट 25 सवाल जो आप लोगों के लिए बहुत बार रिपीट होते हैं और अति महत्वपूर्ण मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाले हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो के साथ पहली बार जुड़े हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार जानदार तरीके से। मेरे भाई बात करने वाला हूं मैं उन सभी साथियों के लिए जो यहां पर यूपीसी नेट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपीसी नेट 2027 की प्रिपरेशन करने वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। दोस्तों 30 मिनट में 25 सवालों को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले बता दूं इस वीडियो की और बाकी सभी जितनी भी वीडियोस हमारी आती है उन सभी की आप लोगों को जो पीडीएफ मिलने वाली है वो एनजे क्लासेस जयपुर के इस टेलीग्राम एनजे क्लासेस जयपुर का ये टेलीग्राम चैनल अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए है। आ जाइए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है? पहला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है यहां पर कि मानव रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस आयन की उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है? आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों, प्लेटलेट्स जिन्हें आप लोग यहां पर बिंबाणु कहते हो, उनके साथ आप लोगों के लिए कैल्शियम, उनके साथ मेरे भाई तुम्हारा विटामिन के, इन सभी की प्राथमिकता होती है। इन सभी को यहां पर रखा जाता है। उसके बाद ये लोग प्रोथोम्बिन, फिर थ्रोम्बिन, आप लोगों के लिए फाइब्रिनोजन, फिर फाइब्रिन का निर्माण करते हैं। वही फाइबर जो होते हैं वो जाल जैसी संरचनाएं बनाते हैं, और जाल जैसी संरचनाएं बनाते हैं इसलिए वो फाइबर्स जो है मेरे भाई कोशिकाओं को अपने जाल में उलझा देते हैं, और इस तरीके से रक्त का थक्का बनता है जिसे ब्लड क्लोटिंग आप लोग कहते हैं। इसमें मेनली तो कैल्शियम आप लोगों का आ रहा है। जो आपका आंसर जो हो जाएगा प्यारे दोस्त वो कैल्शियम यहां पे हो जाएगा। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया? कैल्शियम हो गया, जिसे सी से आप लोग दर्शाते हो, जिसे सी से आप प्रदर्शित करते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर लाना चाहूंगा। दूसरा सवाल आप लोगों के लिए है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो उसकी लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी की सतह पर कौन सा प्रतिजन, एंटीजन जो होता है वो पाया जाता है? बिल्कुल साथियों, इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे? बी प्रतिजन पाया जाएगा, ए प्रतिजन पाया जाएगा, आरएच प्रतिजन पाया जाएगा, या फिर आप लोगों के सामने 4th नंबर का ऑप्शन है कि कोई प्रतिजन नहीं पाया जाएगा। ऐसा जब होता है प्यारे बच्चों, अगर मैं प्रतिजन की बात कर रहा हूं, एंटीजन की बात कर रहा हूं, तो एंटीजन यहां पर एंटीजन जो होता है, एंटीजन आप लोगों के लिए जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें ए होगा, बी ब्लड ग्रुप है उसमें बी होगा, और मेरे भाई यहां पर अगर मैं बात करूं ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए बी एंटीजन होगा। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। तो एंटीजन एब्सेंट जिसमें होगा, एंटीजन की मैं बात करूं कि यहां पर बात करूं कोई भी एंटीजन जिसमें नहीं होता, नो एंटीजन। ठीक है, नो एंटीजन, तो ये किस में होता है? ओ में होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, तो ये होता है ए बी में। किस में होता है साथियों? ये होता है ए बी में। तो इन बातों का भी विशेषकर ध्यान रखें। इस वाले प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, यानी प्रतिजन ए पाया जाएगा। सॉरी, प्रतिजन आपका ए पाया जाएगा, क्योंकि वहां पर ब्लड ग्रुप क्या है प्यारे साथी? ए है, तो प्रतिजन एंटीजन जो होगा वो ए ही पाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न तुमसे कहना चाह रहा है, और अगला प्रश्न तुम सबसे क्या कह रहा है कि आमाशय में प्रोटीन के प्रारंभिक पाचन के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? आपके सामने ऑप्शन है साथियों। ऑप्शन बोल रहा है ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, पेप्सिन है, या फिर दोस्तों लाइपेज है। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को यहां पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ज्यादा आप लोगों की एग्जाम में आते हैं साथियों। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर एक एक की बात करूं तो जो आप लोगों का लाइपेज है दोस्तों, जो आप लोगों का यहां पर पाया जाता है लाइपेज है। अगर मैं बात कर रहा हूं लाइपेज के बारे में, तो लाइपेज भी आप लोगों का पाचन में ही हेल्प करता है। लाइपेज क्या करता है मास्टर? लाइपेज आप लोगों का क्या करता है? तो लाइपेज वसा का पाचन करता है साथियों। किसका? वसा का। वसा को किसमें तोड़ता है? ये तोड़ता है प्यारे बच्चों वसीय अम्ल में, फैटी एसिड में। वसीय अम्ल जो होता है उसमें, प्लस में मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये तोड़ता है वसा को किसमें? ये तोड़ता है मेरे भाई आप लोगों का ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये तोड़ता है आप लोगों का ग्लिसरॉल में। इसके अलावा मैं बात करूं पेप्सिन की, तो पेप्सिन जो होता है वो पेप्टाइड्स में प्रोटीन को तोड़ता है। तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का पूर्ण तो पाचन नहीं करता, ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। किस में तोड़ देगा दोस्तों? ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देगा। वही बात करो एमाइलेज की, तो एमाइलेज आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ने का दम रखता है। ग्लूकोज में तोड़ देता है या ग्लूकोज में तोड़ने का दम रखता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज में तोड़ देता है कार्बोहाइड्रेट को। वही बात करूं ट्रिप्सिन की, तो ये ट्रिप्सिन क्या करता है आप लोगों के लिए? प्रोटीन के लिए मेनली काम आता है दोस्तों। प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? ये अमीनो एसिड में। ठीक है, अमीनो
अमीनो अम्ल जो होता है, अमीनो एसिड जो होता है उसमें साथियों। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इस प्रश्न के बारे में, तो यहां पर आमाशय यानी पेट में क्या पाए जाते हैं, पेट में दो प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। एक का नाम है आप लोगों के लिए HCl, जो इन दोनों को सक्रिय करता है। एक होता है रेनिन, जो रेनिन होता है साथियों, ये दूध के पाचन के लिए मेनली जाना जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है पेप्सिन, दूसरा होता है पेप्सिन। तो जो पेप्सिन है ये मेनली आप लोगों के लिए प्रोटीन के पाचन के लिए जाना जाता है, ठीक है। हाँ, तो आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी जो होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न तुम सबसे क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न का आप सभी बच्चे आंसर देंगे। प्रश्न आप लोगों से कहना चाह रहा है, मनुष्य में गैसों का जो वास्तविक आदान प्रदान होता है, मनुष्य में गैसों का जो वास्तविक आदान प्रदान होता है श्वसन तंत्र के किस भाग में आप लोगों के लिए होता है, श्वसन तंत्र के किस भाग में आप लोगों के लिए होता है। बिल्कुल ऐसे प्रश्न तुमसे कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों को लेकर के आपके सभी के सामने आया हूं। साथियों इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे, इस वाले प्रश्न का अगर आप लोग उत्तर क्या कर रहे हो मेरे को बता दीजिए, तो मैं यहाँ पे आप सभी के सामने बोलूंगा कि उसे कहेंगे वायुकोष, जिसे आप लोग एल्वियोली कह सकते हो, जिसे आप लोग यहाँ पर कुपिका कह सकते हो। दोस्तों क्या कह सकते हो, जिसे आप कुपिका कह सकते हो। इस कुपिका की स्ट्रक्चर आकृति क्या होती है, अंगूर के गुच्छे जैसी आकृति होती है, गुब्बारे की तरह एक काम करती है। इस तरीके की चीजों को ध्यान रखना, ये पूरे फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है प्यारे बच्चों, कार्यात्मक इकाई होती है फेफड़ों की। ध्यान रखोगे चीजों को बिल्कुल। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो गया एल्वियोली, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति रेप्लिकेशन जो होता है के समय नए न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन सा एंजाइम करता है। सभी साथी बोलेंगे डीएनए प्रतिकृति रेप्लिकेशन के समय नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का जो कार्य करता है कौन सा एंजाइम यहां पर करेगा, या कौन सा एंजाइम जो है दोस्तों वो करता है। आप सभी के सामने क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे इस प्रश्न का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर यहां पे लगा रहे हो, और आप सभी का आंसर मैं देख भी पा रहा हूं कि प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मास्टर डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा होगा साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों डीएनए पॉलीमरेज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो बिल्कुल क्लियर राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्यारे बच्चों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक छोटा सा लाइक करना है और एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने का, वो भी मेरे दोस्त कर दीजिएगा। हाँ, अगर मैं इस क्लास की बात कर रहा हूं तो मैं आप सभी को बता दूं, रोज सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए क्लास डलती है, रोज सुबह 8 बजे आप लोगों को ये वीडियो डलती है, रोज सुबह 8 बजे आप कंटिन्यू इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। 75 दिन के 75 सीरीज में मैं आप सभी को बता दूं, इस तरीके की वीडियो अगर आपने देख ली तो मेरे भाई तुम्हारा जो है आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आधे से ज्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो सभी साथी कंटिन्यू तरीके से इस वीडियो को, ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने का कार्य करता है, रक्त में कैल्शियम की जो मात्रा होती है उसे बढ़ाने का कार्य करता है। आप सभी के सामने प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बच्चे देने का प्रयत्न करेंगे। आपके सामने ऑप्शन है कैल्सिटोनिन हो जाएगा, पैराथायरोन हो जाएगा, थायरोक्सिन हो जाएगा, या फिर प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए इंसुलिन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन है जो आप लोगों के लिए रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे प्रश्न तुम लोगों से यहां पर एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो सभी बच्चे ऐसे प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे पूरा पूरा। यहां पर इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मास्टर, फटाफट से आप सभी बच्चे मेरे को इस वाले प्रश्न का राइट ऑप्शन लगाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल प्यारे बच्चों, यहां पर क्या होने वाला है सभी बच्चे बताइए। चलिए, हाँ, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सर यहाँ पर जो आप लोगों का इंसुलिन है ये तो आप लोगों के लिए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पैराथार्मोन, क्योंकि आप लोगों के लिए थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ पे होगा नहीं, तो जिसे आप लोग पीटीएच हार्मोन बोलते हो, पैराथार्मोन जिसे बोलते हो, वो बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन आप लोगों के लिए हो जाएगा। कैल्सिटोनिन यहाँ पर नहीं होगा, थायरोक्सिन यहाँ पर नहीं होगा, तो इन दोनों को हम लोग हटा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मानव रक्त में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका जिसे WBC कहते हैं कौन सी है, मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका जो यहां पर कौन सी होने वाली है, आप लोगों से यहां पर पूछा गया है। और एक प्रश्न मैं आप लोगों से और पूछता हूं, जो स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा बड़ी है वो कौन सी हो जाएगी, वो आप लोग मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे शानदार तरीके से मेरे भाई। तो यहां पर हो जाएगा ये न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा प्यारे बच्चों सी। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट, यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन आप सभी के सामने होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न आप सबसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न का चुके बचारो लाला की माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स चक्र वाली क्रिया हो गए ना, वो क्रेब्स चक्र जो क्रेब्स साइकिल चलता है वो किस भाग में संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा भाग होता है जिसमें क्रेब्स चक्र संपन्न होता है दोस्तों। तो आप सभी के सामने जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आप लोगों के लिए है बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, मैट्रिक्स या फिर जो है क्रिस्टी। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा जो है कोशिका अंग है जिसमें अपना खुद का राइबोसोम होता है,
खुद का क्या होता है साथियों, राइबोसोम होता है। इसके साथ अगर मैं बात करूं, खुद का इसमें डीएनए होता है। खुद का क्या होता है साथियों, इसमें खुद का डीएनए होता है। तो ये खुद अपने जैसा ही दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया क्रिएट करने की ताकत रखता है। अपने जैसा दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया ये क्रिएट कर सकता है साथियों। अगर मैं आपसे इस प्रश्न के बारे में बात कर रहा हूं तो ये जो क्रिया संपन्न होती है जिसमें क्रेब्स चक्र आता है वो होती है मैट्रिक्स वाले भाग में। लेकिन ध्यान रहे जो क्रिस्टी वाला पार्ट भी आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया का ही रहने वाला है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न साथियों, स्क्रीन पर आप लोगों के लिए है। अगला प्रश्न तुमसे क्या कह रहा है, पौधों में जल का ऊपर की ओर परिवहन मुख्यतः किस कारण से होता है। पौधों में जल का जो आप लोगों का परिवहन हो रहा है, कौन करता है, जाइलम करता है। कौन करता है प्यारे बच्चों, जाइलम करता है। तो जो जाइलम द्वारा जो पौधों में जो है जल का परिवहन हो रहा है, जल का जो परिवहन हो रहा है, तो दोस्तों तुम लोगों से पूछा गया है ये कौन से भाग में होता है। देखो अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को, अगर दिन के समय की बात हो रही है, अगर ये दिन के समय हो रहा है तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों का बिल्कुल जो आप लोग का बाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है, उसके द्वारा हो रहा है। मैं इस बात को बिल्कुल मानूंगा। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव हो रहा है, इस बात को बिल्कुल मानूंगा। लेकिन अगर रात के समय की अगर आप बात करते हो कि रात के समय किसमें होता है, तो आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों ये मूल दाब द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है लालाओ, रोट प्रेशर होता है ना, रोट प्रेशर, उसके द्वारा होता है। तो दिन के समय की बात, यहां पे हमसे कुछ नहीं पूछा दिन रात, तो हम लोग यहां पर बाष्पोत्सर्जन खिंचाव लगाएंगे, जो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर वी जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आप लोगों के लिए स्क्रीन पर, सभी बच्चे इस वाले प्रश्न का उत्तर देंगे। आरएच असंगति जो होती है प्यारे बच्चों, ठीक है, का सर्वाधिक, ठीक है, इनकम्पेटिबिलिटी सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है ना, आरएच असंगति का, यानी कि पिता पर पड़ेगा, माता पर पड़ेगा, भ्रूण पर पड़ेगा, या फिर प्लेसेंटा जिसे अपरा आप कहते हो उस पर पड़ेगा। फटाफट से बोलेंगे प्यारे बच्चों। तो यहां पर अगर आरएच की असंगति है, आरएच की असंगति है, इनकम्पेटिबिलिटी है, तो प्यारे बच्चों वो प्रभाव जो पड़ेगा वो भ्रूण पे पड़ेगा, ना माता पे पड़ेगा ना पिता पे पड़ेगा, वो पड़ेगा भ्रूण पे पड़ेगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दोस्तों, इस वाले प्रश्न का उत्तर लगाने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग है जो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है दोस्तों, यहां पर राइबोसोम की बात करूं ये भी दोनों में पाया जाता है, गोल्जी का ये भी दोनों में पाया जाता है, लेकिन हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जो है प्यारे बच्चों ये पौधे के हरे भागों में पाया जाता है। तो ये हमारे ह्यूमंस यानी कि जंतुओं की जो एनिमल सेल होती है उसमें नहीं पाया जाता है, केवल प्लांट सेल में आप लोगों का पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के सामने क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों के सी। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का यहां पर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न साथियों स्क्रीन पर आप लोगों के लिए है कि मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है, मेंडल का जो पृथक्करण का नियम यहां पर रहने वाला है, पृथक्करण का नियम, ठीक है, किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ठीक है बिल्कुल। तो आपसे पूछा है जीन लिंकेज से संबंधित है, एलेलो का पृथक्करण है, उत्परिवर्तन हो, या फिर प्यारे बच्चों क्रॉस ओवर है, या क्रॉसिंग ओवर है, या फिर क्रॉसिंग ओवर है। शानदार तरीके से सारे बच्चे यहां पर आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन, सभी साथी बताएंगे मेरे को क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का एक क्लियर राइट ऑप्शन। तो यहां पर उत्परिवर्तन जो होगा दोस्तों बिल्कुल राइट ऑप्शन आप सभी साथी यहां पर कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर आप लोगों के लिए अगला प्रश्न, आप सभी क्या कर रहे हो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किस पदार्थ से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किस पदार्थ से प्राप्त होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल H2O है, ग्लूकोज है, एटीपी है। क्या यहां पर राइट ऑप्शन रहने वाला है, सभी बच्चे यहां पर करेक्ट ऑप्शन कमेंट करेंगे। क्या इस क्वेश्चन का एक क्लियर राइट ऑप्शन है, क्या इस प्रश्न का एक क्लियर राइट ऑप्शन रहने वाला है। बिल्कुल चलो, अच्छा यहाँ इसका थोड़ा सा कर लेना आप लोग, इसका हो जाएगा एलेलो का पृथक्करण, सॉरी एलेलो का पृथक्करण होगा। ठीक है, हाँ तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोगों का वी ऑप्शन इज दैट क्लियर। अच्छा एक में नहीं लगा इसलिए तो गलत हुआ, ये धोखा होता तो क्लैरिफाई हो जाता। हाँ तो इसका क्या करोगे, तो इसमें आप लोग H2O जल बिल्कुल क्लियर कर सकते हो प्यारे बच्चों, वाटर जो होगा H2O जल होगा वो बिल्कुल क्लियर राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा साथियों। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किससे आती है आप लोगों की, आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया देखी है, बिल्कुल सर देखिए, 6 CO2 प्लस में 6 H2O है ना, ये हो गई। इसमें आप लोग देखोगे तो ये किस में हो रही है, ये हो रही है सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। प्लस प्लस इसके लिए क्या जरूरी है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये चीज जरूरी है प्यारे बच्चों। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर मैं बात करूं C6H12O6 प्लस में मेरे दोस्त यहां पर 6O2 प्लस में जुड़ गई एटीपी एनर्जी। तो ये पूरी प्रकाश संश्लेषण वाली रिएक्शन है। इसमें पूछा गया है जो O2 है वो किससे प्राप्त हो रही है, जो O2 है दोस्तों वो किससे प्राप्त हो रही है, तो वो जल से प्राप्त हो रही है साथियों। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है। नेक्स्ट प्रश्न कहना चाह रहा है तुम लोगों से कि मानव शरीर में विटामिन B12 का अवशोषण मुख्यतः किस भाग से होता है, मुख्यतः किस भाग से होता है, ग्रहणी से होता है, डेडुनम वाले पार्ट से होता है, जेजुनम से होता है, इलियम से होता है, बृहदान्त्र से होता है। चलो
यानी कि आपसे पूछा छोटी आंत के तीनों पार्ट दिए गए हैं, आपको पता है कि जो विटामिन B12 है उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। आप लोग इस विटामिन B12 का रासायनिक नाम मेरे को आप लोग बताओगे। यहां पर अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा छोटी आंत का इलियम वाला पार्ट जो होता है उससे इसका निर्माण होता है। छोटी आंत का इलियम वाला पार्ट होता है उससे इसका निर्माण होता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है। नेक्स्ट प्रश्न तुमसे कछु कह रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि डीएनए में एडेनिन और थाइमिन टी के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ऐसे प्रश्न भी तुमसे कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं दोस्तों। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर मेरे को यहां पर क्या बताओगे, फटाफट से आंसर करके बताओगे साथियों। चलो हाँ, तो यहां पर डीएनए में एडेनिन है ना, डीएनए में एडेनिन और थाइमिन के बॉन्ड जो बीच में बॉन्ड पाया जाता है वो दो पाए जाते हैं। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है साथियों, दो पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों स्क्रीन पर तुम लोगों के लिए, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर तुम लोगों के लिए क्या रहने वाला है, फटाफट से तुम लोग मेरे को बता दो दोस्तों, ठीक है। हाँ फटाफट से तुम लोग मेरे को बता दो मेरे भाई। हाँ ये कह रहा है मानव हृदय का प्राकृतिक जो पेसमेकर है, मानव हृदय का प्राकृतिक जो पेसमेकर है वो कौन सा रहने वाला है। बिल्कुल, तो अगर तुमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, अगर तुमसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो तुम लोग ऐसे प्रश्नों का बढ़िया तरीके से आंसर कर सकते हो। क्या कर सकते हो दोस्तों, यहां पर तुम लोगों को ध्यान रखना है कि आपके हार्ट में, ये आपका हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। एक को कहेंगे हम लोग यहां पर दायां आलिंद, दायां आलिंद कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे बायां आलिंद, इसको कहेंगे बायां आलिंद, इसको कहेंगे दायां निलय, इसको कहेंगे दायां निलय, इसको कहेंगे बायां निलय, ठीक है। प्यारे बच्चों सबसे पहले जो ब्लड आ रहा है वो इस वाले भाग में आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक माइलिन वॉल पाया जाता है, या जिसे मैट्रिक्स वॉल्व आप लोग कहते हो वो पाया जाता है। उसके बाद यहां से प्यारे बच्चों ब्लड निकलेगा, और इसमें से जो ब्लड निकला ये निकला एरोटा वाली धमनी से, जिसे महाधमनी के नाम से आप लोग जानते हो। उसके बाद ब्लड फ्लो होकर इसमें आया, यहां पर फुफ्फुसीय बॉल पाया जाता है, यहां पे टीबी बॉल जिसे ट्राइकस्पिड बॉल होता है, ये यहां से वापस से कहां पहुंच जाता है, आप लोग जो है वापस से कहां पहुंच जाता है प्यारे बच्चों, आप लोगों का फेफड़ों में। फिर वहां से वही क्रम चलता है जिस तरीके से ब्लड चलता है हार्ट में। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो ऐसे नोड यहां पर हो जाएगा, है ना। अब आप लोग दो सवालों के जवाब मेरे को यहां से दोगे कि ये वाली जो ऐसे नोड होती है जिसे प्राकृतिक पेसमेकर यहां पे कहा है हृदय का, वो कहां पर पाई जाती है, पूरे हार्ट में लोकेशन कहां पे होती है। दूसरा सवाल आप लोग मेरे को बताओगे ऐसे नोड का फुल फॉर्मेशन नाम क्या है प्यारे साथी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग यहां पर हो जाएगा। विटामिन सी जो होती है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग साथियों यहां पर हो जाएगा। बिल्कुल, कितने बच्चे हैं जो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन करेंगे। विटामिन सी जिसका नाम होता है प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने मैं बताऊं तो इसका जो है इसका एक एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे रोग होता है प्यारे बच्चों स्कर्बी। स्कर्बी से होता है प्यारे बच्चों मसूड़ों में खून आने का, है ना। हाँ मसूड़े जो होते हैं, ठीक है, मसूड़े जो होते हैं, मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से ब्लडिंग होती है प्यारे बच्चों, मसूड़ों से ब्लडिंग होती है, और इसी रोग को कहते हैं स्कर्बी रोग। अच्छा, इसका जो साइंटिफिक नेम है, विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या रहने वाला है। अगर मैं बात कर रहा हूं विटामिन सी का, तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम रहेगा एस्कॉर्बिक अम्ल। और एस्कॉर्बिक अम्ल की अगर मैं बात कर रहा हूं साथियों, तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो आपका पाया जाता है, ये पाया जाता है आंवले में। कहां पे पाया जाता है साथियों, ये पाया जाता है आंवला। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो विटामिन सी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इसका कोई भी जो है प्यारे बच्चों जंतु स्रोत नहीं होता, खट्टे फल इसका स्रोत होता है। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जितने भी खट्टे फल है, खट्टे फल इसका स्रोत होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इससे रोग होता है स्कर्बी, ठीक है। बेरी बेरी विटामिन आप लोगों का वी से होता है। रिकेट्स नामक रोग जो होता है वो बच्चों की हड्डियों को कमजोर करने के लिए होता है। जो विटामिन डी की कमी से होता है, बच्चों की हड्डियों को कमजोर कर देता है। विटामिन डी की कमी से एक और रोग होता है, मैंने आपको बताया है, जिसे कहते हैं ऑस्ट्रियोमलेशियाई नामक रोग, जो वयस्कों की हड्डियों को कमजोर करने का काम करता है। तो इतना सा आप लोग यहां पर ध्यान रखोगे। आ जाइए बालकों, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है। नेक्स्ट प्रश्न तुम लोगों से क्या कह रहा है, इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कह रहा है डीएनए में आनुवंशिक सूचना किस भाग में संचित रहती है। डीएनए में आनुवंशिक जो सूचनाएं है ना, आप लोगों से पूछा जा रहा है विच पार्ट जो जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन जो पाई जाती है स्टोरेज इन डीएनए, ठीक है। तो आप सभी साथी बताएंगे मेरे को, है ना, जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन स्टोरेज किस भाग में रहती है। फास्फेट समूह में रहती है, शर्करा अणु में रहती है, नाइट्रोजनी क्षारों के क्रम में होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड में होती है। चलिए, तो प्यारे बच्चों आप सभी का एक ही जवाब यहां पर होना चाहिए। आप सभी बच्चे मेरे को बोलेंगे कि यहां पर नाइट्रोजनी जो क्षारों का क्रम है, नाइट्रोजनी क्षारों का जो क्रम है दोस्तों, वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आप लोग क्या बोलेंगे,
सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन्स बेस जो पाए जाते हैं, नाइट्रोजन जो क्षार पाए जाते हैं, बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न साथियों, स्क्रीन पर आप सभी बच्चे इस प्रश्न का भी उत्तर लगाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न तुमसे कह रहा है यूरिया का निर्माण मानव शरीर में मुख्यतः किस ऑर्गन में होता है। यूरिया का जो निर्माण होता है मानव शरीर में मुख्यतः किस ऑर्गन्स में होता है या किस ऑर्गन में होता है। साथियों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर ध्यान रखेंगे इस चीज का बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये सभी क्रिया जो होती है, ये यूरिया जो बनता है, यूरिया इसको बोलते हैं यूरिया चक्र, है ना। क्या बोलते हैं इसको, यूरिया चक्र। यूरिया चक्र कैसे काम करता है वो मैं आप लोगों को यहां पर अभी समझा देता हूं। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम भोजन खाते हैं, हम भोजन लेते हैं, ठीक है, हमने भोजन खाया। भोजन खाने के बाद मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चा, भोजन खाने के बाद हमारे शरीर में अमीनो एसिड आ गया। हाँ, हमारे बॉडी में अमीनो अम्ल आ गया, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड में से कह सकता हूं। तो हमारी बॉडी में क्या आ गया, अमीनो अम्ल आ गया, अमीनो अम्ल आ गया, है ना, या अमीनो एसिड आ गया। बचा हुआ जो अमीनो यानी प्रोटीन आई भोजन में, प्रोटीन टूटी तो अमीनो एसिड में वो टूटी, और अमीनो एसिड जो रहेगा, अमीनो अम्ल जो रहेगा प्यारे बच्चों, वो आगे चल करके टूटा आप लोगों का। अतिरिक्त जो अमीनो अम्ल बचा, अतिरिक्त जो अमीनो अम्ल, अतिरिक्त अमीनो अम्ल जो बचा, अतिरिक्त अमीनो अम्ल जो बचा प्यारे बच्चा, इसके बारे में बात करूं तो नेक्स्ट जो आएगा प्रोसेस, नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगा वो अमीनो अम्ल जाता है यकृत में। कहां जाता है प्यारे बच्चों, वो जाता है यकृत में। यकृत में जाने के बाद वो टूट जाता है, यकृत में जाने के बाद, टूटने के बाद वो बदलता है अमोनिया में। किसमें, अमोनिया। अब अमोनिया बहुत ज्यादा जहरीला है, अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, इसलिए अमोनिया का हमारी बॉडी में सही तरीके से सर्वाइवेशन नहीं हो जाता। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहां से वापस ही यकृत क्या करेगा, अमोनिया को यूरिया में तोड़ देता है या बदल देता है। अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में। किस में बदल देता है दोस्तों, यूरिया में। तो यूरिया में बदला, फिर इसको क्या करता है, रक्त में छोड़ देता है, रक्त में छोड़ देता है। रक्त में छोड़ने के बाद ये आप लोगों का, रक्त में छोड़ने के बाद ये आप लोगों का मूत्र के रूप में, मूत्र में बाहर निकल जाता है। अब आप लोगों से एक प्रश्न मैं पूछूंगा, आप लोग जवाब देंगे मेरे को कि मूत्र में जो यूरिया होता है ना, हमारे जो यूरिन होता है उसमें जो यूरिया होता है उसकी परसेंटेज क्या होती है। यूरिया जो होता है दोस्तों वो कितना परसेंट होता है, कितना प्रतिशत होता है, ये आप लोग मेरे को परसेंटेज में आंसर करेंगे कि यूरिया हमारे जो यूरिन होता है उसमें कितना परसेंट पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चा, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर बोला जा रहा है यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है, तो ये मेरे भाई होता है यकृत में, लीवर में प्यारे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न से यूरिया सर्कल बोलते हैं, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने पर या बढ़ाने वाला कौन सा हार्मोन होने वाला है। बिल्कुल, प्रश्न आपसे सभी से क्या बोल रहा है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो बढ़ रही है, शर्करा की मात्रा जो बढ़ रही है, बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होगा। देखो दोस्तों, एक होता है कम करने वाला हार्मोन, एक होता है दोस्तों बढ़ाने वाला हार्मोन। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो यहां पर पूछा जा रहा है बढ़ाने वाला और कम करने वालों में से। ठीक है, तो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसे बढ़ाने वाला और घटाने वाला और दोनों को कंट्रोल करने वाला 3 हार्मोन आप लोगों के अग्नाशय ग्लैंड से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि से, है ना, अग्नाशय ग्रंथि से। और अग्नाशय ग्रंथि से तीनों हार्मोन निकलते हैं। इसमें अग्नाशय ग्रंथि में 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। एक होती है अल्फा सेल, ठीक है, एक होती है प्यारे बच्चों बीटा सेल, ठीक है, हाँ, और एक होती है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए गामा सेल, है ना। गामा सेल कह सकते हो आप लोग उसे, ये डेल्टा सेल कह सकते हो। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं बता दूं, जो अल्फा सेल है इससे निकलता है ग्लूकोगॉन, जो आप लोगों के लिए ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए कंट्रोल करता है। जो बीटा सेल है इससे निकलता है प्यारे बच्चों इंसुलिन, जो आप लोगों के लिए ग्लूकोज की जो रक्त शर्करा की मात्रा होती है उसे कम करने के लिए जिम्मेदार होता है। और एक इनके अलावा जो गामा सेल है इससे निकलता है प्यारे बच्चों सोमेटोस्टेरोन नामक हार्मोन, और सोमेटोस्टेरोन नामक हार्मोन इन दोनों के स्राव को कंट्रोल करने का काम करता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों रक्त शर्करा को कंट्रोल किया जा सकता है। आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे दोस्त कि कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट किस अवस्था में दिखाई देते हैं। हाँ, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट किस अवस्था में दिखाई देते हैं। हाँ, तो आप लोगों के लिए यहां पर जो ऑप्शंस है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए ऑप्शन जो है आ चुका है प्यारे बच्चों। आप सभी साथी यहां पर क्या आंसर करेंगे सभी बच्चे दीजिए मेरे दोस्त। बिल्कुल, तो प्यारे बच्चा मैं आप सभी को बता दूं, यहां पर आप सभी साथी करेंगे सर मेटाफेज जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वो कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों स्क्रीन पर आप लोगों के लिए है, और अगला प्रश्न तुम सबसे क्या
कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है सार्वभौमिक जो ग्राही है, यूनिवर्सल जो रिसेप्टर है, रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? यूनिवर्सल जो रिसेप्टर है, रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? देखो, अगर सर्वदाता की बात होती या सार्वभौमिक दाता की बात होती, सार्वभौमिक दाता की बात होती, डोनर की बात होती, तो प्यारे बच्चों आप लोग ओ माइनस वाला लगाना। अगर सार्वभौमिक ग्राही की बात हो रही है, अगर सार्वभौमिक ग्राही की बात हो रही है साथियों, तो आप लोग यहां पर ए बी प्लस वाला लगाना, ठीक है, ए बी प्लस वाला लगाना। ध्यान रखना, माइनस वाला प्लस वाले को दे सकता है, लेकिन प्लस वाला माइनस वाले को कभी नहीं दे सकता। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? आप लोगों के सामने यहां पर ऑप्शन हो गया, ऑप्शन क्या हो गया साथियों? ऑप्शन हो गया सी, बिल्कुल क्लियर राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है साथियों। इस वाले प्रश्न का क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है? सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर भी लगाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या कह रहा है? डीएनए प्रतिकृति के दौरान आरएनए प्राइमर को हटाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? कौन सा एंजाइम करता है? आपके सामने क्वेश्चन है, आप सभी साथी इस प्रश्न का राइट ऑप्शन और लगाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का राइट ऑप्शन? आपके सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोल रहा है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, हेलिकेज, लाइगेज या फिर आप बोलेंगे प्राइमेज। साथियों, अगर आप लोग इतनी देर तक इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, मैं चाहूंगा जितने भी दोस्त इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो सभी साथी इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दो दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोर रिपीटेड क्वेश्चंस लाने पड़ते हैं, तो मेरे भाई सर्च करके लाने पड़ते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक तो करके चाहिए साथियों, ठीक है। अगर इस प्रश्न के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इस प्रश्न के उत्तर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आप सभी का ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होना चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। क्या होना चाहिए साथियों? डीएनए पॉलीमरेज। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? यहां पर आप लोगों का ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट ऑप्शन हो गया, बिल्कुल। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, अगला प्रश्न बोल रहा है C4 पौधों में CO2 स्थिरीकरण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है? प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है? आप ऑप्शन नंबर ए है कि PGA होगा, ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों के लिए ऑक्सालो एसिटिक अम्ल यानी OAA होगा, या फिर RUBP होगा, या फिर आप बोलेंगे मैलेट होगा, इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? फटाफट से आपके सामने लास्ट सेकंड क्वेश्चन चल रहा है। जितने भी बच्चे अभी तक लास्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं किए हैं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर भी मेरे को यहां पर करेंगे। हाँ मेरे दोस्त, अरे बिल्कुल मेरे भाई, अब तक अगर आप लोगों ने, देखो हमारा ऐप है, हमारा ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, फ्री टेस्ट सीरीज वहां से आप लोग लगा सकते हो। ऐप का नाम है एनजे क्लासेस जयपुर, एनजे क्लासेस जयपुर को आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। जिस चैनल का नाम है वही आप लोगों का एप्लीकेशन का नाम है, और वही आप लोगों का यहाँ पर जाकर के टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको लगानी हो। बाकी बैच के साथ जुड़ना है तो वो भी आप लोग जुड़ सकते हो। हमारा आप लोगों के लिए संकल्प बैच इस टाइम चल रहा है, जो करंटली लाइव चलता है, जिसमें आप लोगों के लिए 3 बजे बायोलॉजी जो है मैं खुद पढ़ाता हूं। तो सभी साथी एनजे क्लासेस ऐप पर जाकर के अपनी और तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए बैच के साथ जुड़ सकते हो। साथियों, इस प्रश्न के बारे में बात करूं तो यहां पर हो जाएगा आप लोगों का जो है ऑक्सालो एसिटिक अम्ल, यानी कि जिसे हम लोग यहां पर कहते हैं OAA। ठीक है साथियों, याद रखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, जितने भी बच्चों ने वी दिया। चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर और दे देंगे आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, फिर मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी से पूछ कर जाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरक्षा तंत्र के संबंध में सही है? ठीक है, आप लोग बोलेंगे बी लिम्फोसाइट संक्रमित कोशिकाओं का नष्ट करते हैं, या फिर टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी को बनाते हैं, या फिर बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, या फिर प्यारे बच्चों मैक्रोफेज केवल लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए और भी लेकर के आते रहेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आप लोगों के सामने न्यू वीडियो जो है, नई वीडियो जो है वो आप लोगों के सामने सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत जरूरी है साथियों। हाँ, तो आप लोगों का क्या राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का होने वाला है? सभी बच्चे मेरे को इस प्रश्न का आंसर भी बता देंगे साथियों। फटाफट से आप लोगों का आंसर जो है वो आना चाहिए। क्या कर रहे हो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर? तो जितने भी बच्चे मैं देख पा रहा हूं यहां पर कुछ बच्चे ए और बी और सी और डी में से आप लोगों को चूज करना है साथियों। देखो मैं बता देता हूं, इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करना। ठीक है, वी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करना। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल क्लियर राइट ऑप्शन रहने वाला है। साथियों ये 25 क्वेश्चन जो 30 मिनट में आप लोगों को बताने थे, वो मैंने 30 मिनट के अंदर ही आप लोगों को ये 25 क्वेश्चन करवा दिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। अगर समझ में आ चुके हो तो मेरे भाई आप सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं एक बात आप सभी को और बता दूं,
मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यूरिया जो बनता है मेरे भाई उसका हमारी यूरिन में कितना परसेंटेज जो है, कितना प्रतिशत जो होता है साथियों, कितना प्रतिशत होता है, आप सभी मेरे को बता दीजिएगा। बाकी इस सेशन में जुड़ने के लिए, इस सेशन में यहां तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का मैं नवनीत बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये जो सेशन है, ये जो सेशन मैंने पूरा कंडक्ट कराया है, बड़ा महत्वपूर्ण लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो मेरे भाई सेशन को लाइक और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने भी सीनेट 2027 की प्रिपरेशन करने वाले हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों का बिल्कुल मेरे भाई। बाकी कोई भी डाउट इस वीडियो के रिलेटेड रहा है और ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट में अपना जो फीडबैक है इस वीडियो का वो बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, तो कमेंट में जो फीडबैक आप लोगों को देना है वो जरूर से जरूर दे करके जाइएगा। बाकी आज के इस वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद मेरे भाई, जय भारत।